नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10 का गणित विषय का जो मॉडल पेपर है उसको हम यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे। और देखिए, ये जो मॉडल पेपर है सभी विद्यार्थियों को जो है सोल्व करना चाहिए, क्योंकि इस मॉडल पेपर से जो है आपको बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, इससे एक तो क्या होगा कि आपको जो है पेपर जो पैटर्न है उसका आपको पता चलेगा, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं वो आपको पता चलेंगे, और आपके क्वेश्चन बुक से आएंगे या बाहर से आएंगे वो भी सब आपको जो है इस पेपर में सारा कुछ पता चल जाएगा। इस वजह से जो है प्रत्येक विद्यार्थी को ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, और जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको जरूर करना चाहिए, और उसी के आधार पर जो है आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस गणित विषय के पूरे मॉडल पेपर को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है खंड अ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, खंड अ में जो है मल्टीपल 24 क्वेश्चन है, जो कि 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 96 और 404 का जो है मस होगा। मस मतलब महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 96 और 404 के जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, जब हम 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 48 बार जाएगा, फिर इसमें 2 का देंगे तो 24 बार, फिर इसमें 2 का देंगे तो 12 बार, फिर 2 का देंगे तो 6 बार, और फिर 2 का देंगे तो जो है 3 बार, और 3 का देंगे तो 1 बार। इस तरह से जो है 96 के जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसी तरह से हम जो है 404 की करेंगे। तो देखिए, 404 का हम करेंगे तो 404 में 2 का भाग जो है 202 बार जाएगा, फिर इसमें जो है 2 का भाग 101 बार जाएगा, और 101 में जो है 101 का ही भाग जो है जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब हम यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे कि इनके जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें जो है यहाँ पर कौन कौन सी संख्या कॉमन है, या फिर जो है हम ये देखेंगे कि जो महत्तम जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें जो है अधिकतम घात वाला जो है कौन सा अभाज्य गुणनखंड इसमें है। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 ये भी है, और 2 और 2 ये भी, यानी कि यहाँ से 2 की घात 2 निकलेगा, तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, अर्थात इन दोनों का जो मस है वो कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हो तो a इंटू बी का मान होगा। देखिए, एक तरह से यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हमें पता है कि शून्यांकों का जो गुणनफल है वो होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, यहाँ पर जो अचर पद है वो कितना है, माइनस का 15। देखिए, यहाँ पर आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है। तो इस वजह से इसका आंसर -15 आएगा, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ब हमारा इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 5, 6 का औसत होगा। देखिए, औसत किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, औसत के लिए हम क्या करेंगे कि इन सभी को जो है हम जोड़ देंगे, और ये कितना है उसका हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको ज़्यादा सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, ये सारे काम जो है आपको रफ में कर लेने हैं। देखिए, हम जो है 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को हम जोड़ देंगे, और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 का हम इसमें जो है भाग दे देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 4 जो है 15, 15 और 3 18 और 2 20, यानी कि 20/5 बराबर, देखिए भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब जो है इसका आंसर कितना होगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। देखिए, संतुष्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से देखिए, ये लिखा हुआ है कि 1, 2, इसका मतलब क्या होता है कि जो पहली वैल्यू है वो x की है, जो दूसरी वैल्यू है वो y की है। तो हम इसमें से वैल्यू इसमें रखेंगे x और y की। तो देखिए, जो है इस तरफ जो है 6 आ रहा है, यानी कि इसके RHS में 6 आ रहा है, तो इसके LHS में भी जो है इनका मान रखने पर 6 ही आना चाहिए, वही हमारा जो है इसमें आंसर होगा। तो देखिए, ये इसका तो यही तरीका है कि आप जो है चारों ऑप्शन जो है इसमें रख के देखें, या फिर आप जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें आप रख कर देख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 1 को रखेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 को रखेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये तो हमारा होगा नहीं। इसको रखेंगे तो 2
दो और दो तो चार हो गया, ठीक है, दो को दो से गुणा करेंगे तो, लेकिन y का मान एक है तो चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच आएगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए दो इंटू दो, तो देखिए दो इंटू दो का मतलब चार और प्लस वाई यानी कि दो, तो चार में दो जोड़ेंगे तो छः हमारा आंसर आएगा, यानी कि ये वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यदि एपी का प्रथम पद 6 और सारवंतर 3 है तो एपी होगी। देखिए समांतर श्रेणी क्या होगी, जब इसको हम जोड़ते हुए जाएंगे, यानी कि प्रथम पद 6 है तो 6 से स्टार्ट होगी और 3 का अंतर है तो 3 उसमें हम जोड़ते हुए जाएंगे। पहले ही अगर हमें देखें तो यहाँ -6 है, या -4 और यहाँ 3 है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम जोड़ते हुए जाए तो 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इस तरह से ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है उसको यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ से देखिए पहला है हमारा कोण कोण कोण, तो ये भी रूल से जो है। इसके बाद है भुजा कोण भुजा, यानी कि एंगल साइड एंगल साइड, तो ये भी है हमारा भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड साइड या साइड, ये भी है। और अगला है हमारा कोण भुजा भुजा, ये जो है ये रूल्स हमारा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु ए 4 0 तथा बी 0 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए जब भी हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, जब यहाँ पर ये हमारा x1 का मान है, ये हमारा y1 का मान है, ये x2 है, ये y2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक इस तरह से निकाले जाते हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो देखिए x1 का मतलब है 4 प्लस x2 है 0 बटे में 2, ठीक है, y1 है 0 और ये 4 बटे में 2। तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा 4 बटे 2, यानी कि 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, इधर भी 4 बटे 2 यानी कि 2, तो 2 2 इसका जो है राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सही इसमें जो है राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है तथा कोस ए बराबर 3/5 है और साइन ए का मान क्या होगा। देखिए इसको हम कैसे कर लेंगे, देखिए हम सभी जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। ये होता है, किससे निकाला हमने, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। तो देखिए यहाँ से हमें दे रखा है कोस ए बराबर 3/5, यानी कि कोस ए का स्क्वायर हम कर देंगे तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर और ये रूट, ठीक है, इक्वल सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करने पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 25 माइनस 9 यानी कि 16/25 रूट में हमारा ये आएगा। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 4/5 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर वह हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये लगभग जो है सभी जिले में अर्धवार्षिक में भी जो है आया था और हमने अर्धवार्षिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी आपको ये करवाया हुआ है। तो इसका आंसर सबको याद होना चाहिए, इसका 45 डिग्री जो है इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो देखिए वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, 10 प्लस 25 35, और 35 का जब आधा करेंगे तो 17.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लो कि हमारा ये वृत्त है, ठीक है, इसने ये बोला है कि अगर इसके जो है यहाँ पर सिरों पर हम इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींचे तो ये देखिए आपस में क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समांतर जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक गर्त गोला रखा हुआ है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। देखिए जो घनाकार ब्लॉक है तो इसकी जो भुजाएं 7 सेंटीमीटर है तो इसी के ऊपर जो है अर्धगोला रखा आ सकता है, यानी कि जो अर्धगोले का व्यास है वो भी इस भुजा के बराबर ही हो सकता है अधिकतम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही इसका आंसर आएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण होता है। देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, उसमें ये चतुर्थांश होते हैं, तो ये जो है 90 डिग्री का जो है कोण बनाता है। तो कितना, 90 डिग्री का यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है कि एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासा है, एक पासे को उछालेंगे तो 6 से बड़ा अंक, देखिए हम सभी जानते हैं कि पासे में जो है 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि 6 से बड़ा अंक, तो 6 से बड़ा अंक इसमें होता ही नहीं है, तो जो संभव नहीं है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है। तो देखिए इसका 11वां पद हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमें दे रखा है प्रथम पद a -3, ठीक है। जब हम d निकालेंगे तो d किस तरह से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बाद वाली में से पहले वाली संख्या माइनस कर देंगे। यानी कि जैसे मान लो हम दो में से जो है हम माइनस कर देते हैं -1/2, ठीक है। ध्यान रखना माइनस है तो माइनस माइनस को हम कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 5/2, यानी कि जो डी है हमारा आएगा 5/2। अब इसके बाद देखिए इसने पूछा है हमसे a11, ठीक है। an अगर हमें हो तो क्या होता है कि a + n - 1 × d, ठीक है, यही होता है। हमसे पूछा है 11वां पद, तो देखिए a की जगह पर हमारा कितना है, -3 है, प्लस एन की जगह पर कितना आएगा, 11 - 1, क्लियर, और इंटू डी की जगह है 5/2, ठीक है। तो -3 प्लस देखिए ये कितना आएगा, 10 × 5/2, ठीक है। तो -3 देखिए ये दोनों कट जाएंगे 5 बार, ये कितना आएगा, +25। तो +25 में से देखिए ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 22 इसका आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 22, यानी कि ऑप्शन नंबर अ इसका आंसर होगा। यहाँ से देखिए आपके जो है MCQ क्वेश्चन जो है खत्म हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि AP 3 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सार अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। प्रथम पद के लिए तो आपको आंख बंद करके लिख देना है कि कहाँ से श्रेणी स्टार्ट हो रही है, वो हमारा प्रथम पद होता है। देखिए 3 है तो 3 इसका प्रथम पद आ जाएगा, ठीक है। सार अंतर के लिए अभी हमने देखा कि बाद वाले में से यानी कि दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 1 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए श्रेणी घटती हुई जा रही है तो सार अंतर हमेशा माइनस में ही आएगा, और बढ़ती हुई जाती है तो सार अंतर प्लस में आता है। तो यहाँ से देखिए हमारा -2 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि cos² 60 प्लस sin² 60 का हल है। यहाँ पर देखिए इसमें यह दे रखा है कि हम यहाँ पर जो है इसको कुछ भी सोल्व नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट जो हमारी सर्व समीकरण होती है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है, जहाँ पर थीटा का मान 0 से 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको कुछ भी इसमें सोल्व नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। देखिए हमें जो है इसने क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या, यानी कि r दे रखा है 6 और h दे रखा है 8, ठीक है। हमसे l इसने पूछा है, तो हम सभी जानते हैं कि l स्क्वायर का बराबर क्या होता है, r² प्लस h², ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से देखिए l² इक्वल r² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस h² मतलब 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई इसकी आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो हम लिख देंगे कि जैसे मीडियन है m इक्वल l प्लस इसके बाद है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। यहाँ पर केवल इसने सूत्र पूछा है, कुछ इसके बारे में बताना आपको नहीं है कि ये कौन कौन से संकेत है, केवल सूत्र लिखना है, आपको सूत्र लिख देना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, बहुलक आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बहुलक इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान है। देखिए घड़ी की सुई क्या करती है, अगर हम 60 मिनट की बात करें, मान लो हम पहले 1 मिनट की नहीं 60 मिनट की बात करें तो कितना होता है 360 डिग्री का कोण बनाती है 60 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि 1 मिनट का हम निकालना चाहे तो कितना निकालेंगे, 360 में हम क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी कि 1 मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री। अब यहाँ से देखिए आपको वो कितने ही मिनट का पूछ ले, मान लो कि उसने पूछ लिया 2 मिनट का, तो 1 मिनट का 60 है तो 1 मिनट का 6 है तो 2 मिनट का 12 हो जाएगा। 5 मिनट का पूछे तो 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई सा भी कर देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी होती है 0 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर पूछे आपके संभव घटना की पूछा जा सकता है, ठीक है, या तो संभव की कितनी होती है 1 होती है। प्रायिकता का यहाँ पर जो है न्यूनतम मान पूछा जा सकता है, कितना होता है 0। अधिकतम मान आपसे पूछा जा सकता है, कितना होता है 1। तो ये सारी बातें आपको जो है याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। तो देखिए हम क्या करेंगे 1260 के जो है हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। 1260 पीछे 0 है तो किसका 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो हम 630 बार जाएगा। फिर जो है हम 2 का भाग देंगे तो कितनी 3 और 1 15 315 बार जाएगा। अब इसमें हम किसका भाग देंगे, जो है 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 105 बार चला जाएगा। फिर इसमें जो है वापस से 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार 35 बार। और 35 में जो है किसका 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। फिर 7 में जो है 7 का भाग 1 बार, ठीक है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसने पूछा है कि किसके घातांक के रूप में लिखो, तो इनको हम क्या लिख लेंगे 1260 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे इसको घातांक के रूप में, यानी कि कौन कितनी बार आ रहा है, तो 2 देखिए 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2, 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2, और 5 1 बार आ रहा है तो 1 बार, और 7 1 बार आ रहा है तो 1 बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसी जगह पर आपसे दूसरी संख्या का, किसी भी संख्या का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है तैयार करके रखें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें शून्यक दे रखा है 3। शून्य का मतलब ये होगा कि मान लो हम इसको बहुपद मान लेते हैं px, ठीक है। हमने ये बहुपद मान लिया px बराबर 2x² प्लस x प्लस k, ठीक है। तो बहुपद शून्य यानी कि 3 का मान जब हम इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए बहुपद यानी कि शून्यक 3 पर यानी कि p(3) पर जो है इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो हम इसको 0 करेंगे, देखिए 0 यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर 3 प्लस k इक्वल ये क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शून्यक है। तो यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, ठीक है। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। यहाँ से देखिए हमें k का मान चाहिए तो 18 और 3 21, इस साइड जाएंगे तो माइनस का 21, तो k बराबर माइनस का 21 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। k इक्वल -21 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसकी जगह कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, मान लेंगे हम माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या मानेंगे हम माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है भाई, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपये, ठीक है। हम इस तरह से मान लेंगे और तथा एक पेन का मूल्य वो कितना है y रुपये है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे मानेंगे। तो अतः जो क्वेश्चन में दे रखा है, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार क्या बनेगा यहाँ से देखिए जितने, देखिए कितनी पेंसिल है 9 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 8y इक्वल 54। ये जो है हमारी समीकरण बन जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चित्र में डी समांतर BC है। इस चित्र में दिखा रखा है कि डी समांतर BC है। यदि AE अपॉन EC बराबर 3/2 है तथा AD
बराबर जो है 2.7 है। तो डीबी की लंबाई याद कीजिए। यहाँ पर देखिए ये ए ही अनुपात यानी कि ए ही और ये 2 दे रखा है हमें। इसके बाद ए डी दे रखा है 2.7। तो हमें ये डीबी की जो है लंबाई से पूछी गई है। तो इसमें देखिए इसको हम किससे करेंगे, जो है हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय है, उससे हम इसको करेंगे। तो देखिए हम इसमें ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन इसको करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, या आप लिख सकते हो कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये आप लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा कि ए डी क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, ये होगा। यहाँ से देखिए ए डी का मान हमें जो है दे रखा है 2.7, डी बी का मान हमें निकालना है, तो डी बी ऐसे कैसे रख देंगे, इक्वल ए ई अपॉन ई सी कितना दे रखा है 3/2, ठीक है, ठीक है साहब। यहाँ से देखिए क्या होगा, वज्र गुणा होगा, यानी कि डी बी का इससे गुणा होगा तो 3 DB इक्वल इसका गुणा इससे होगा तो कितना होगा 5.4, ये इसका आएगा। और डी बी इक्वल क्या होगा 5.4, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 5.4 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना 1.8 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आएगा। यानी कि इसमें डी बी कितना है 1.8 इसका आंसर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु P 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर साल जो है पूछा जाता है। तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी बोला है तो हम y का मान बताएंगे, यानी कि इसमें 4 आंसर आ जाएगा। अगर ये बोलता कि y अक्ष से दूरी लिखिए तो 3 इसमें जो है आंसर होता। ये क्वेश्चन जो है आपसे MCQ में भी जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला है, हमें दे रखा है कि r बराबर 14, यानी कि r बराबर 14 इसका जो है त्रिज्या है। अब इसने बोला है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 4πr², ठीक है, 4πr² होगा। तो 4 इंटू पाई की जगह हम 22/7 यूज कर लेंगे और r² यानी कि 14 इंटू 14, ठीक है। इन दोनों को जब हम काट देंगे तो ये 2 आएगा और इन सबको हम गुणा करेंगे आपस में। तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो 88 आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 28 आएगा। और दोनों को हम गुणा करेंगे तो देखिए आप गुणा कर लेना, गुणा करोगे तो आपका जो आंसर है 2664 और वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो एक नंबर में नहीं देना चाहिए इसको। यहाँ पर देखिए बेलन की जो ऊंचाई है यानी कि एच इसने दे रखी 11, ठीक है, और हमसे जो इसकी त्रिज्या इसने पूछी है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर जो दे रखा है उसको हम लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मान लेंगे हम, जो यहाँ पर हमें त्रिज्या माननी पड़ेगी, माना बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने मान लिया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि जो इसने दे रखा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ये कितना दे रखा है 968, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इस साइड हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, ठीक है, बराबर देखिए कितना है 968 है। क्लियर। अब यहाँ से हम देखिए वैल्यू रखेंगे तो देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r हमें निकालना है और h का मान है 11,968, ये हमारा आएगा। इसके बाद देखिए जब हम क्या करेंगे, इस साइड तो हमें केवल r को ही रखना होगा, बाकी सबको इस साइड भेजना होगा। तो हम क्या करेंगे, r को यहाँ रख देते हैं और 968, जो चीज़ यहाँ पर बटे में है वो तो इस तरफ गुणा में जाएगी और जो इस तरफ गुणा में है वो भाग में जाएगी। तो देखिए ये बटे में 7 है तो ये गया गुणा में। इसके बाद ये और ये तीनों गुणा में है तो ये गए भाग में। 2 इंटू 22 इंटू 11,
ठीक है। इसके बाद हम जो है काट लेंगे। काटने पर देखिए जब हम 11 से इसको काटेंगे, जब आप भाग दोगे तो इसमें जो है 88 बार जो है इसका भाग चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आप इस 22 से जो है आप इसको काट दोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए जो है 4 बार इसका भाग चला जाएगा। इसके बाद देखिए इस 2 से भी जो है आप इस 4 को काट सकते हो कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर क्या बचेंगे 2 × 7 यानी कि 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका जो है कितना क्या निकलेगा, त्रिज्या इसकी निकलेगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल जाएगी, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर जो है 60 डिग्री का जो है अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि हमें क्या दिया है, जो त्रिज्या है आर वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो थीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है यहाँ पर इसने जो है जो है त्रिज्य खंड का यहाँ पर इसने नहीं पूछा है, किसका पूछा है, चाप की लंबाई का। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको जो है याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ठीक है। ये होता है तो थीटा कितना है 60 है, तो 60 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई हम जो है 22/7 यूज करेंगे। और आर हमारा कितना है 14 है। क्लियर। यहाँ से देखिए जो चीज़ें कटेंगी उसको हम काट लेंगे। यहाँ से देखिए 60 से जो है 360 6 बार कट जाएगा। और इसके बाद जो है 7 से ये 14 2 बार कट जाएगा। क्लियर। और इस 2 से जो है ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। इसके बाद कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या बचा 2 × 22 यानी कि 44 आएगा। और बटे में कितना है 3 है, तो 44/3 ये भी हम जो है आंसर लिख सकते हैं किसकी, चाप की लंबाई का। अगर भाग देना चाहो तो आप भाग भी दे सकते हो। देखिए इसमें भाग जो दोगे तो आप 14.67 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो दोनों ही आप करके आते हो तो दोनों ही आपके आंसर सही है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबा आपको करना नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर ही आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको पहले हम जो है इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर इसने दिया है कि 20 मीटर ऊंची क्या है, पुलिया है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचा जो है पुल है। अब इसने ये बोला है कि इसके मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की ओर, मान लो कि यहाँ पर नाव है तो ये इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, देखिए ये वाला जो कोण है कितना बनेगा 30 डिग्री का, ये इसने दिया है। और ये मान लो कि यहाँ से इसकी दूरी इतनी है, ठीक है। मान लो कि ये 1 से, इसको हमने मान लिया, जैसे मान लेते हैं हम कि A B और C ऐसे मान लेते हैं। तो इसने ये पूछा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी, यानी कि यहाँ पर नाव है और ये पुल है, तो ये दूरी कितनी जो है इसको तय करनी पड़ेगी, ये हमें जो है निकालना है। अब देखिए ये जो कोण है, यही कोण जो है कौन सा, यही कोण ये होगा, यानी कि ये दोनों कोण जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। ये बराबर होंगे तो ये कोण भी जो है 30 हो जाएगा। अब हमें इसमें ये देखना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या हमें याद करना है, उसमें हम रिलेशन देखेंगे। देखिए हमें जो है इस पुल की जो है ऊंचाई दे रखी है कितनी, 20 मीटर। और इसके बाद जो है यहाँ पर, इसके बाद जो है ये एक हमने मान लिया, ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनता है इसमें। तो ये देखिए ये जो है हमारी क्या है, लंब है, और ये क्या है हमारा आधार है। तो लंब और आधार में हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो किसका बनता है, tan थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। इसके बाद क्या लिख देंगे हम ABC में। क्लियर। ABC में हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इधर देखो ये वाली, यानी कि BC अपॉन ये वाली AB, ये हम लिखेंगे। देखिए थीटा कितना है हमारा 30 है, यानी कि tan 30 इक्वल। इसके बाद देखिए BC हमारा कितना है 20 है, और AB हमारा 1 से, यानी कि ये तो हमें निकालना है। इसके बाद देखिए tan 30 की वैल्यू जो है वो होती है 1/√3, ठीक है। और 20/1 से यहाँ पर आएगा। जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो x इक्वल कितना निकलेगा 20√3,
कितना निकलेगा 20√3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो है यहाँ पर जो नाव है उसको पुल तक पहुँचने में 20√3 जो है यहाँ पर मीटर की दूरी जो है तय करनी पड़ेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिए आपका सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में देखिए आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जो ये सिद्ध वाले क्वेश्चन है इनको हम आपको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी किताब में और आपने अच्छे से इनको पढ़ रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1 में प्रमेय नंबर 1.3 है, वहाँ पर आप इसको जो है इजीली देख लेना। हम तो इस पेपर में ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे सोल्व जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये दे रखे हैं ना, जो आपकी किताब में डायरेक्ट नहीं मिल रहे, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप जो है इसमें देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम इसको भी जो है सोल्व करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक हैं तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जो है जांच कीजिए। यहाँ पर देखिए केवल इसने ये पूछा है कि इनके जो शून्यांक और गुणांक है यानी उनकी ही वो जो है आपको करना है। जैसे मान लो कि ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना अल्फा इक्वल 3/2 है, ठीक है। ये हमारे शून्य के, और बीटा इक्वल क्या है -1/3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी जो वैल्यू है देखिए फॉर्मूले से और विदाउट फॉर्मूले से जो है सेम ही जो है आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे अल्फा यानी कि 3/2, ठीक है, प्लस बीटा, बीटा मतलब -1/3, तो प्लस और ये माइनस है तो 1/3। क्लियर, क्या से कितना होगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/3 इक्वल। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। जब हम इसको भाग इसमें देंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस और यहाँ पर कितना जाएगा 2, यानी कि 7/6 जो है इसका क्या आएगा, ये विदाउट फॉर्मूले से जो इसका आंसर आएगा। फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो जो है क्या आना चाहिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है -x का गुणांक, ठीक है। फॉर्मूला होता है -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। इससे हम निकालेंगे तो देखिए माइनस, इसके बाद देखिए x का गुणांक, देखिए x का गुणांक इसमें कितना है, ये देखिए जमा हो नहीं है तो माइनस का 7 x का गुणांक यानी कि -7, और x² का गुणांक कितना 6 है। तो यहाँ से देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6, यानी कि देखिए दोनों साइड जो है बराबर आया दोनों तरह से, तो इसका जो है ये संबंध सत्य है। अगला हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल। तो देखिए 3/2 इंटू माइनस का 1/3 गुणा करेंगे तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1/2 इसका आंसर रहेगा। फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक, बटे में x² का गुणांक। अचर पद देखिए इसमें हमारा अचर पद कितना है -3 है तो -3, और देखिए x² का गुणांक कितना है 6 है तो ये 6 हमने लिखा। देखिए ये दोनों भी कट जाएंगे 6 से 2 बार तो माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनके बीच संबंध है वो सत्य है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य क्या लिखेंगे, शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य क्या है, के मध्य संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ये लिख देंगे, ये हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x - 1 प्लस x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को जो है हल कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको जो है हम दो तरह से हल कर सकते हैं, एक तो हमारा जो है प्रतिस्थापन विधि है और एक हमारी जो है विलोपन विधि है। जो भी आपको अच्छे से आती है उससे आप इसको सोल्व कर लेना। और यहाँ पर देखिए हम इसको जो है विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। देखिए विलोपन के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम जिस भी चर का विलोप करते हैं उसके जो गुणांक है दोनों समीकरण में वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है x - y + 1 = 0, ये मान लो हमारी पहली समीकरण है। दूसरी लिखी हुई है 3x + 2y
-12 इक्वल 0। ठीक है, ये हमारी दूसरी समीकरण है। तो देखिए जैसे मान लो कि हम अगर यहाँ से x को हटाना चाहे तो यहाँ पर 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए। अगर y को हटाना चाहे तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या चेंज करेंगे कि समीकरण 1 इक्वल टू, यानी कि समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर देंगे और प्लस समीकरण 2, यानी कि इसमें जो है समीकरण 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा होगा, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, जोड़ रहे हैं, जोड़ना है घटाना है, कैसे पता करते हैं, इन दोनों को जिस भी चर को हम हटा रहे हैं अगर उनका जो है चिन्ह एक जैसा है, यानी कि जैसे यहाँ भी माइनस होता है यहाँ भी माइनस होता तो हम उसको घटाते हैं। ठीक है, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह अलग अलग है तो हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर देखिए ये चिन्ह 2 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 5x। क्लियर, यहाँ से देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 10 यहाँ पर आएगा इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए जब हम x बराबर निकालेंगे तो 10/5, ये -10 इधर चला जाएगा, 5 गुणा में तो भाग में, तो x बराबर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे। तो हम देखिए एक में रख देते हैं, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना है, देखिए x का मान है 2, तो यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए हमें y का मान मिलेगा, यानी कि माइनस वाई इक्वल क्या होगा, देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और इधर जाएगा तो माइनस का 3। देखिए दोनों साइड माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अतः इसका जो हल है वो x बराबर 2 और y बराबर कितना आएगा, 3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसके बाद देखिए आपका आंसर सही है गलत है ये भी आप इसमें तुरंत चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मान दे रखे हैं उनको आपको दोनों समीकरण में रखकर देख लेना। देखिए रखने पर इस साइड में 0 आ रहा है क्या, देखिए x का मान 2 रखेंगे तो 2 और ये रखेंगे माइनस का 3, तो 2 में ये 1 जुड़ेगा तो प्लस का 3 और एक है माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा जो आंसर है वो हमारा सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओपन बी ओ बराबर सी ओपन डी है। तो ये भी देखिए आपका एक्सरसाइज 6 का जो है 6.2 का नवा क्वेश्चन है, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन इजीली देख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस जो है नहीं किया गया, तो आपको सॉल्यूशन देखने में भी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर देखिए y का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको देखिए मान लेंगे, कैसे मानेंगे, देखिए 8वां क्वेश्चन है कि माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x0 है, ठीक है, x0 है जो किससे समदूरस्थ है, जो बिंदुओं, इसके बाद लिखेंगे जो बिंदुओं में एक बिंदु है a 6 5 और b -4 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, इससे क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ से देखिए इसको p ले लेंगे, px0। ठीक है, अब इसका मतलब समदूरस्थ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या होना चाहिए कि पी ए इक्वल क्या होना चाहिए, पी बी होना चाहिए भाई। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखिए पी ए और पी बी, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस साइड में से कैसे लिखेंगे हम कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है,
ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पी ए की, यानी कि इन दोनों की। तो इसमें देखिए जो हमारा x2 है वो तो हमारा 6 होगा, ठीक है, और माइनस जो हमारा x1 है वो x ही होगा, तो इसका स्क्वायर, प्लस इसमें जो y2 है हमारा 5 होगा, और जो y1 है वो हमारा 0 होगा, ये। और इसके बाद इस साइड रखेंगे, तो इस साइड में हम किसकी बात कर रहे हैं, p और b की, p और b की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए x2 तो हमारा -4 है, और माइनस और x1 हमारा यही है, प्लस 5 - 0, इसमें भी यही होगा, ये रहेगा। देखिए दोनों तरफ जो है वर्ग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से वर्ग इसका हटा देंगे। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों साइड का क्या हो जाएगा, वर्गमूल जो है हट जाएगा। और इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जो है हम यहाँ पर हमारा 36 आएगा, प्लस और x² -12x प्लस 25, ठीक है, इक्वल जो है 16 प्लस x² प्लस 8x प्लस 25। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पर देखिए ये हमारा दे रखा है, हमने अभी किया था कि 6 - x, क्या था हमारा 6 - x का स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या है, a - b का होल स्क्वायर है, क्लियर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि 36 प्लस b² यानी कि x² और -2x, देखिए -2x यानी कि 2 × 6 × x, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। इसके बाद है प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सेम इसी तरह से देखिए -4 और -x, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म्स निकलेगी। तो अब इसके बाद देखिए जो चीज़ें जुड़ेंगी वो हम जोड़ लेंगे, और जो घटेंगी वो हम जो है यहाँ से घटा देंगे। अब इसके बाद देखिए ये 25 और ये 25 दोनों तरफ एक जैसा है, एक ही चिन्ह है, तो ये तो कट जाएगा यहाँ से, क्लियर। इसके बाद देखिए ये x², ये भी x², ये दोनों भी क्या होंगे, कट जाएंगे। यहाँ से देखिए ये है -12x। अब देखिए x वाले टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, और जो अचर पद है उसको एक साइड ले जाएंगे। ये है प्लस का 8x, तो ये भी इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। ये है 16 और ये है प्लस का 36, इधर गया तो माइनस का 36। देखिए दोनों के चिन्ह सेम है, तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि माइनस का 20x आएगा, इक्वल इधर देखिए इधर भी जो है 16 में से 36 घटेगा तो माइनस का 20 आएगा। x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो -20, ये भी बटे में -20, तो -20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः वह जो बिंदु है वह बिंदु क्या होगा, 1 0, क्या होगा 1 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 0 एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अगर मान लो कि वो y से दूरी देता है तो आपको क्या करना है, 0y जो है बिंदु लेना है, और इसके अकॉर्डिंग ही ऐसे कैसे इसको सोल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, और कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन A और साइन C का जो है मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, इसका हम अगर हम इस तरह से चित्र बनाएं, ठीक है, यानी कि त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज, तो इसने ये बोला है कि जो है कोण B समकोण है, ठीक है, यानी कि ये B है, ये हमारा A मान लेते हैं, ये हमारा C है, क्लियर। अब इसने ये दिया है कि त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में क्या इसने दे रखा है, AB बराबर तो है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, क्लियर। यानी कि AB मतलब ये तो है 24 और ये यानी कि 7, ये है 7। अब इसने देखिए ये दिया है, पूछा है कि साइन A की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए साइन A का मतलब क्या होता है, साइन A का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब इसमें देखिए ये तो हमारा क्या होगा, एक तरह से मतलब देखा जाए तो हम इसको जो है आधार लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, लंब लेते हैं, और इसको कर्ण लेते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर देखिए इसने किसकी बात करी है, साइन ए की। तो कोण के हिसाब से हम इसमें जो है लंब और आधार इसमें हम देखते हैं, कर्ण तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें जो है ये कर्ण हमें निकालना होगा, क्योंकि इसमें कर्ण इसने निकाला नहीं है। तो इसको देखिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का जो है यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, देखिए आपको निकाल कर ये भी बताना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। कर्ण 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 क्या है, यहाँ पर AB है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण यहाँ पर AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। बराबर देखिए AB कितना है हमारा, AB दे रखा है 24 स्क्वायर प्लस BC हमारा 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर हम करेंगे और 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, 625, ठीक है। यहाँ से हम जब AC को हटाएंगे यानी कि इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर होगा रूट, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो AC है कर्ण है वो हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए अतः हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्लियर। अब यहाँ से देखिए लंब तो हमारा देखिए ये इस कोण की बात कर रहा है, तो जिस कोण की बात की जाती है वो तो उसका आधार होता है, यानी कि ये आधार होगा और लंब क्या होगा, ये होगा, कर्ण तो इसका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, 7 है, और कर्ण कितना है, 25 है, यानी कि 7/25, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए साइन C की बात हो रही है, तो साइन C के लिए देखिए C ये है, तो यानी कि ये वाला जो कोण है ये तो आधार होगा और इसके सामने वाला जो कोण है ये लंब होगा। तो इसमें भी देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है। चित्र बनाने के लिए हम इस तरह से चित्र बनाएंगे, मान लो कि ये चित्र है हमारा, ठीक है। इसने ये बोला है कि जो इसका कोण है कि ये मान लो कि 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री से जो घटकर है ये कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो कोण है ये कितना बनेगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि जो है समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लो कि इसकी जो है लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है, क्लियर। अब ये बोल रहा है कि ये जो है 40 मीटर लंबी हो जाएगी जब क्या होगा, ये 60 से घटकर 30 हो जाएगा, तो यानी कि ये पूरी कितनी हो जाएगी, x + 40 होगी कि नहीं होगी, यानी कि 40 यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, x + 40 हो जाएगी। इसको हम मान लेते हैं ABC। अब मान लो कि ये हमारी क्या है, मीनार है। अब इसने ये पूछा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, S से। मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है ना, तो ये हमारी h मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है हमें जो है यहाँ पर ये x की वैल्यू भी हमें याद होना चाहिए, तभी हम जो है यहाँ पर इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। इन दोनों को हम जो है यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट को भी हम मान लो, इस पॉइंट को भी हम मान लेते हैं कि मानो कि इसको हम D ले लेते हैं, इसको हम C ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि ABC और ABD। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। देखो क्या दे रखा है, H है और ये है, तो यहाँ पर किसका रिलेशन बनेगा, टेन का बनेगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, H/x, ठीक है, ये H/x ये हो जाएगा। और इसके बाद देखिए टेन कितना है, यहाँ से 60 है, यानी कि टेन 60 बराबर H/x, क्लियर। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 और H/x ये आएगा। यहाँ से हम देखिए अगर जब x निकालना चाहे या h निकालना चाहे तो h कितना निकलेगा, x का गुणा इससे हो जाएगा,
तो कितना आएगा √3 × x, ठीक है, ये निकलेगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए पुनः जो है हम इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो देखिए तथा त्रिभुज ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में, इसमें देखिए इसमें भी जो है टेन का ही फॉर्मूला लगेगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए H/BD, ये पूरा BD आएगा इक्वल, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इसमें देखिए ये वाले में 30 है, इस वाले में 60 था, तो टेन 30 बराबर H/BD। BD देखिए BD यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x+40 है भाई, कितनी है, x+40 है। तो यहाँ से देखिए इसके बाद जो है टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल क्या आएगा, H/x+40, ठीक है। देखिए इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से देखिए h की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो h इक्वल जो है यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ये इधर चला जाएगा, यानी कि x+40 बटे में √3, ठीक है, ये निकलेगा। अब यहाँ से देखिए h बराबर हमारा क्या था, h बराबर था √3x, तो हम क्या करेंगे, h का मान यहाँ पर रख देंगे, तो √3x यहाँ पर आएगा। तो इधर देखिए x+40 और बटे में है √3, क्लियर। इसका गुणा इससे होगा तो √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या होगा, 3x इक्वल x+40। तो यहाँ से देखिए ये x इधर आ जाएगा तो 2x बचेगा और इधर बचेगा 40, तो x की वैल्यू जो है यहाँ से 40 बटे में तो बराबर कितनी आएगी, 20 निकलेगी, है ना। तो अतः देखिए अतः h बराबर क्या हो जाएगा, √3x इक्वल √3 × x का मान है 20, यानी कि 20√3। इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो है मीनार की जो ऊंचाई है, इसलिए जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो कितनी होगी भाई, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20√3 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो इसको भी देखिए, इसका सॉल्यूशन आप जो है एक्सरसाइज 10.2 का 4 क्वेश्चन जो है उसमें देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ से इसका सॉल्यूशन आप जो है समझ लेना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया वृत्त खंडों के क्षेत्रफल। देखिए अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो मान लो कि ये हमारा जो है वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, तो इसने बोला है कि जो है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर, देखिए इसकी जीवा है, ये हम जो है ये जीवा है, तो ये वृत्त पर जो है कितना 60 डिग्री का जो है कोण बनाती है। तो ये O है, ये मान लो A है, ये B और C, इस तरह से हम इसको मान लेंगे। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 12 है, यानी कि 12 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब इसने ये पूछा है कि जो लघु त्रिज्या खंड है, सॉरी लघु वृत्त खंड है, यानी कि ये वाला, और जो दीर्घ वृत्त खंड है यानी कि ये वाला, ये ज्ञात करो। वैसे तो देखिए 2 नंबर में दे रखा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन को देखते हुए इस क्वेश्चन को 2 नंबर में नहीं देना चाहिए था, कम से कम 3 नंबर में इसको देना चाहिए था। तो इसको देखिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसने दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वो दे रखी R बराबर 12 सेंटीमीटर। इसको हम 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम क्या निकालें कि जो साइन स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उससे हम इसको कर सकते हैं, और हम यहाँ पर विदाउट उसके दूसरे फॉर्मूले से हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस जो ये जो त्रिज्य खंड है इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, और इस त्रिज्य खंड का जो फॉर्मूला है उसमें से हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि इस त्रिज्य खंड में से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी कि कौन सा समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया जो है हम माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो एरिया है ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हम निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए देखिए क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। देखिए बराबर थीटा कितना है 60 है, तो 60 बटे 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर, यानी कि 12 इंटू 12,
यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 6 बार और 6 से ये कट जाएगा 2 बार। तो ऊपर जब देखिए यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 22 इंटू 24/7, इसको जब आप इसको गुणा कर कर जब भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 75.43 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है लघु जो वृत्तखंड है उसका फॉर्मूला, उसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए हम इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिज्यीय खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल माइनस किसका, समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम जो है माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 75.43 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12, ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार, तो क्या आएगा 75.43 माइनस यहाँ से देखिए ये 3 बार कटेगा भाई, कितनी बार, 3 बार, तो 12 तिया 36 √3, ठीक है। यहाँ से देखिए √3 का जो वैल्यू है वो होती है 1.73, कितनी होती है 1.73। तो यहाँ से हम 75.43 माइनस इसकी वैल्यू हम रखकर इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 62.28, ठीक है। और इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 13.57 वर्ग सेंटीमीटर, इसका जो है आंसर आएगा, यानी कि जो संगत लघु वृत्तखंड है उसका ये आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम जो है दीर्घ का निकालेंगे। तो दीर्घ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्त में से जो है हम इस लघु वृत्तखंड का जो है क्या निकाल देंगे, हम एरिया निकाल देंगे। तो जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका एरिया हमें बचेगा। तथा देखिए तथा जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वृत्त है उसमें से हम निकाल देंगे, यानी कि πr² माइनस जो है ये संगत लघु त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये हम जो है माइनस कर देंगे। जो बचेगा πr² यानी कि 22/7, r² मतलब 12 इंटू 12 माइनस 13.57 इक्वल। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे इस टर्म्स को, तो यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा 3168/7 माइनस 13.57 बराबर, इसको जब हम भाग देंगे तो आएगा 452.57 और माइनस 13.57, ठीक है। जब इसको माइनस कर देंगे तो 439 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 13.57 वर्ग सेंटीमीटर आएगा और दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल जो है 439 वर्ग सेंटीमीटर जो है आएगा। हालांकि इसकी जो है यहाँ पर क्या है, ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। आप चाहे तो देखिए इस कैलकुलेशन को, जैसे मान लो कि हमारा आंसर ये आया था, ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप आगे सोल्व करो, या आप चाहो तो इसको जैसे मान लो हमने ये लिखा, आप यहाँ तक भी इसको सोल्व करके दिखा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन नहीं है। तो जैसा भी आपको लगे, अगर आपको टाइम मिलता है तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़्यादा आगे सोल्व कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरह से बीच में जो है ये इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हैं, तब भी आपको जो है नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है और दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दीवार का आयतन है वो हम निकाल लेंगे और उसमें जो है एक ईंट का जो आयतन है उसका हम भाग दे देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन बटे में क्या आएगा, जो है ईंट का आयतन। देखिए दीवार जो है यहाँ पर हम घनाभ का ही जो है आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए
अब हमें ये ध्यान देना है कि देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, फिर ये मीटर में है और ये तीनों जो है सेंटीमीटर में। तो इनकी जो इकाई है वो भी जो है सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो है ये जो है 5 मान, तो जो है 4 मान जो है इसने किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में है, और 2 मान जो है मीटर में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन मीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर, 3 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5 मीटर की जगह हम लिखेंगे 500, चौड़ाई 30, और ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। बटे में ये तो सारा ऐसे कैसे जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 7.5 बराबर। देखिए जो कटेगा सारा उसको हम काट देंगे। यहाँ से देखिए जब इस 20 का भाग इसमें देखिए कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। यानी कि 1 0 से 1 0 और 2 से 50, 25 बार जो है कट जाएगा। इसके बाद इससे जो है ये 3 बार कट जाएगा, और इससे जो है देखिए इसको हम काटना चाहेंगे तो ये जो है हमारा 40 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा। तो देखिए कितना आया, 25 इंटू 3 इंटू 40, ठीक है, बराबर। देखिए गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 को 40 से गुणा करेंगे तो 1000, और 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो 3000। यानी कि जो ईंटों की संख्या वो कितनी होगी, 3000 होगी। ये हमारा राइट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए इसमें ये दे रखा है कि अवर्गीकृत है, मतलब यहाँ पर वर्ग नहीं दे रखे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे x, और यहाँ पर जो हमारी बारंबारता है उनको लिख लेंगे। x है हमारा 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। जो जब आप मेन एग्जाम में करेंगे तो आपको ये टेबल बना के करना है, ठीक है। आप पटरी से जो है इसकी अच्छे से टेबल बनाएंगे ताकि ये अच्छे से जमेगा। 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1, ये हमारा जो है एप आ चुका है। अब देखिए हमें माध्यक निकालना है, तो माध्य के लिए हमें किसकी, सी एफ की, यानी कि संचयी बारंबारता की जो है जरूरत पड़ती है। तो सी एफ हम निकालेंगे। तो देखिए सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हम जोड़ते हुए जाएंगे। यानी कि 6 को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 26 में हम 20 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और 50 में हम 20 जोड़ेंगे तो 78 आएगा, और 78 में हम जब 15 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 93 आएगा, और 93 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 97 आएगा, और 97 में हम 2 जोड़ेंगे तो 99 आएगा, और 99 में हम 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। इस तरह से ये हमें जो है सी एफ इसकी निकालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो सी एफ का लास्ट मान होता है वो हमारा एन होता है, ठीक है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ जो है एन है वो कितना है, 100 है। 100 क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, या ठीक है। जब देखिए जब सम संख्या होती है तो जो माध्यक है, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः माध्यक क्या होगा भाई, n/2 व n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षण का माध्य होगा। क्या होगा, माध्य होगा। यहाँ पर देखिए ये अवर्गीकृत है, इस वजह से आपको इस तरह से इसको सोल्व करना है। तो देखिए हमारा जो n/2 है, n/2 क्या होगा, यहाँ पर देखिए 100/2 मतलब 50, यानी कि 50 और प्लस 1 यानी कि 51वां जो प्रेक्षण है उसका ही माध्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 50वां प्रेक्षण। देखिए 50वां प्रेक्षण हम कैसे देखेंगे, जो सी एफ हमारी 50 है उसके समक्ष जो x का मान है तो कितना है, 28 है, तो 50वां प्रेक्षण हम 28 लेंगे, क्लियर। और 51वां जो प्रेक्षण है वो इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि इसके बाद वाला क्या आएगा, 78, तो इसमें जो है 29 है, तो 29 को हम 51वां प्रेक्षण लेंगे। अब इनका जो माध्य है तो क्या लिखेंगे, इसलिए माध्यक बराबर इन दोनों का माध्य, यानी कि 28 प्लस 29 बटे में 2, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा, और 57/2 यानी कि 28.5, ये हमारा माध्यक आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है इसको करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे
और दोनों पासों के अंकों का योग कितना 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जब दोनों पासों को फेंका जाएगा तो जो टोटल रिजल्ट है वो कितना होता है 36 होंगे। ठीक है, ये हमें याद है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पासों में समान अंक। देखिए समान अंक कब कब जो है प्राप्त हो सकते हैं वो हम यहाँ पर जो है सारी संभावनाएं हम यानी कि सारे रिजल्ट हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि दोनों पासों में समान अंक होने के परिणाम। देखिए समान अंक मतलब पहले पर भी एक ही आए, दूसरे पर भी एक जैसा ही आए, तो वो क्या क्या होंगे, एक तो होगा एक, दूसरे में भी एक आए, पहले में 2, दूसरे में भी 2 आए, पहले में 3, दूसरे में भी 3 आए, पहले में 4, दूसरे में भी 4 आए, पहले में 5, दूसरे में भी 5 आए, और पहले में 6 और दूसरे में भी 6 आए। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 रिजल्ट ऐसे रहेंगे जिसमें जो है समान अंक आएंगे। ठीक है, और जो कुल परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम वो कितने होंगे भाई, 36 होंगे। अतः हम क्या लिख देंगे, पी ऑफ दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे। क्या लिखेंगे, पी ऑफ दोनों पासों में समान अंक। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे कि दोनों पासों में समान अंक होने के कुल संभव के कुल परिणाम या उसके परिणाम। ठीक है, वो आप लिख देंगे, और बटे में हम क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम। तो फॉर्मूला आप लिख लेना। तो 6/36 यानी कि कट जाएंगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा पहले का आंसर। दूसरा इसने पूछा है कि दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त हो। तो यहाँ से देखिए दोनों पासों के अंकों का योग 7 होने के परिणाम। देखिए अंकों का योग 7 कब आएगा, देखिए जब पहला 1 हो, दूसरा 6 हो, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, अगला क्या होगा इसी का उल्टा, 6 1 क्या होगा 2 5, अगला इसी का उल्टा 5 5 2, है ना। अगला क्या है 3 4, इसका उल्टा 4 3, एक है आपका यहाँ पर देखिए यही होंगे। अगला 5 आएगा तो 5 वाला हमने ले लिया, 6 आएगा तो 6 और 6 तो 12 होंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये भी 6 हो गए। तो अतः और कुल संभव परिणाम हमारे कितने 36 है। तो क्या लिखेंगे, अतः पी ऑफ दोनों पासों के अंकों का योग कितना 7। ठीक है, तो ये भी कितना 6/36 होगा। फॉर्मूला आप लिख लेना, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा 1/6 ही इसका आंसर आएगा। तो दोनों का सेम ही आंसर इसमें रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन सी आ चुका है। तो सेक्शन सी में इस बार जो है आपके बहुत अच्छा सिस्टम ये किया है कि सेक्शन सी में यानी कि 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके जो है अथवा में क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसके अथवा में है, जिसमें क्या बोला गया है कि माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दोनों में से एक करना होगा। ये बहुत अच्छा जो है चेंजेस यहाँ पर किया गया है। यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, अगर ये आपको आ रहा है तो आप कर देते हैं, मान लो नहीं आ रहा तो फिर आपका 3 नंबर का सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर होता है। तो इस वजह से ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो दोनों में से आपको एक करना होगा। ये आपके जो है यहाँ पर सरलता है। तो इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप जो है कर लेना। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस विधि से उसने पूछा है उसी विधि से आपको जो है ज्ञात करना है। अगर मान लो कि केवल वो ये देता है कि निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो फिर आपके पास जो 3 विधियां हैं, डायरेक्ट विधि है और कल्पित विधि है और जो पग विचलन विधि है, तो उन तीनों में से आप किसी भी विधि से इसको कर सकते हो। लेकिन उसने बोला है कि स्पेशली विधि का नाम दिया है तो आपको उस विधि से ही इसको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कल्पित विधि से ही आपको इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। देखिए किस तरह से आपको करना है, वर्ग अंतराल। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता।
जो दे रखा है उसको आप टेबल जो है आप बना लेना अपने अनुसार। 10 से 25 है, ठीक है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70, इसके बाद जो है 70 से 85, और इसके बाद जो है 85 से 100, ठीक है। ये वर्ग अंतराल है। इसमें जो है हम बारंबारता लिखेंगे 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वर्ग माप निकालेंगे, है ना, वर्ग चिन्ह, इसको हम वर्ग चिन्ह बोल देंगे, वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स हम निकालेंगे, एक्स आई, ये हमारा एफ आई है। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को जोड़कर, यानी कि लो लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, आधा कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर हम आधा करेंगे तो क्या आएगा, 17.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद तो जो इनका अंतर है वो आप इसमें जोड़ते हो जाना। बाद में ये मत करना कि इनको जोड़ा आधा किया, इनको जोड़ा आधा किया, ऐसा नहीं करना है। जो अंतर है इसमें, अंतर देखिए कितने का है, 15 का है, तो इसमें जो है 15 जोड़ते हुए जाएंगे। तो इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32.5। इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो 47.5, और इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो 62.5, इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो 77.5, और इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो 92.5, ये हमारा आएगा। अब देखिए इसने बोला है कि कल्पित विधि से करना है, तो हमें क्या करना है, इसमें कल्पित माध्य हमें मानना पड़ेगा। अब देखिए कल्पित माध्य आप किस तरह से देखेंगे, जो आपका वर्ग चिन्ह है उसमें देखिए जो सबसे बीच में आ रहा है उसको हम क्या लेते हैं, कल्पित माध्य लेते हैं। जैसे मान लो कि बराबर इधर से छोड़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 यहाँ पर वर्ग अंतराल है, तो 6 का बीच कुछ आएगा नहीं, तो बीच में क्या आ रहे हैं, ये दोनों जो है मान आएंगे। अब इन दोनों में से आप कोई सा भी मान जो है कल्पित माध्य आप मान सकते हैं, आपका आंसर लगभग जो है सेम ही रहेगा। अगर मान लो कि इधर से भी 3 छूट जाते हैं, इधर से भी 3 छूट जाते हैं, और जो बीचों बीच में आ रहा है उसको हम क्या लेंगे, फिर उसको हम वर्ग जो है कल्पित माध्य लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है 47.5 को कल्पित माध्य ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य, क्या लिखेंगे, माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है, 47.5 है ना, ये हमने लिख दिया। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो डी आई हमें निकालना होगा। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, यानी कि वर्ग चिन्ह में से ए को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 17.5 में से 47.5 हम माइनस करेंगे, तो ये माइनस का रहेगा, तो माइनस का 30, इधर आएगा माइनस का 15, इसमें से इसी को घटाएंगे तो 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर जो है 15 बचेगा, यहाँ 30 बचेगा, और यहाँ पर जो है 45 बचेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई, यानी कि इसको और इसको गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 45 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 270 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी कि इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो हम 30 आएगा, और इसको भी हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। तो देखिए इसमें एक मान तो हमारा माइनस का आता है, एक मान प्लस का आता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस को जो है अलग अलग जोड़ लेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 105 आएगा, है ना, और इन तीनों को जोड़ेंगे प्लस वालों को तो 540 आएगा, ठीक है। तो देखिए जो संख्या ज़्यादा बड़ी है तो माइनस की, यहाँ पर प्लस की बड़ी है तो ये प्लस में रहेगा, यानी कि 540 में से 105 जो है हम माइनस कर देंगे तो 435 हमारे पास जो है बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 435 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य बराबर, देखो समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा ए पाई, यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस सिग्मा ए पाई डी आई अपॉन सिग्मा ए पाई, ठीक है। ए हमारा कितना है 47.5 है, प्लस ये कितना है हमारा 435 है, और बटे में 30, ठीक है। जब हम 435 में 30 का भाग देंगे तो हमारा जो है ये आंसर आएगा 14.5, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो है 62 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो समांतर माध्य है वो कितना आएगा, 62 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
देखिए आपकी जो समांतर श्रेणी है उसका क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी अथवा में दे रखा है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही प्रश्नावली का रहेंगे, ये भी 5 का है, ये भी 5 का। जैसे मान लो ये निर्देशांक ज्यामिति का है तो ये दूसरा भी इसी का है, तो यानी कि इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरा आप जो है देख लेना। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, तो देखिए पहली जो प्राकृत संख्या है हम यहाँ पर लिख देंगे प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, क्या लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी, पहले नंबर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से लास्ट 100वें नंबर की होगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, योग पूछा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रथम पद, यानी कि एपी का प्रथम पद। प्रथम पद कितना होगा भाई, ए इक्वल 1 होगा, तथा सार्व अंतर डी बराबर, देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है ये हमारा ए एन है, क्या है, ए एन है, और एन भी हमें जो है निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या बोला है प्रथम 100 प्राकृत, तो 100 है तो एन भी हमारा क्या होगा, 100 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ए एन बराबर कितना है भाई, 100 है, तथा जो एन है वो भी कितना है, 100 है ना। तो ये हम लिखेंगे अतः क्या लिख देंगे, 100 प्राकृत, यहाँ पर हम लिखेंगे था प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल का योग। तो ये क्या होगा, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। देखिए हम ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, एन अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, और ए एन भी हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एस 100 इक्वल 100/2 है ना। ए हमारा 1 है प्लस ये हमारा 100 है, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा, और इनटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 101 आएगा। 50 को 101 से गुणा करेंगे तो 5050 हमारा आंसर आएगा, यानी कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 5050 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं P -3 4 और Q 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई बिंदु हमें मानने पड़ेंगे जो कि इन दोनों को सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे भाई। कैसे कि माना आर व एस, क्या माना आर व एस बिंदुओं कौन कौन से बिंदु, P -3 4 तथा Q 4 5, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करते हैं, है ना। ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि हम इसका डायग्राम बनाना चाहे तो जैसे मान लो कि, ठीक है, ये हमारा मान लो कि P बिंदु है, P -3 और 4 है ना, ये है, ये हमारा Q बिंदु है 4 और 5। क्लियर। अब इसको देखिए बराबर 3 भागों में, यानी कि इसको सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटेगा। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा R है और यहाँ पर हमारा S है, यानी कि ये 1 1 1 इस अनुपात में ये इसको बांट दिया। तो इसके बाद देखिए हमें जो है R और S के निर्देशांक हमें निकालने होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो अनुपात है और यहाँ से यहाँ का जो अनुपात है उनको हम काम में लेंगे भाई। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए अतः हम क्या लिखेंगे, अतः देखिए PR अनुपात RQ इक्वल, देखिए क्या होगा 1:2। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो 1 है और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो 1 और 1 यानी कि 2 इसका अनुपात रहेगा। तो ये जो है इस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है कौन, R, किसको, P और Q को। तो हम कैसे निकालेंगे, अतः इसलिए देखिए विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे,
इसलिए विभाजन सूत्र से किसके आर के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये लिखेंगे, कोमा। दूसरा क्या आएगा, दूसरा रहेगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये होंगे। तो देखिए आगे निकालोगे, आगे देखिए हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इसमें m1 का मान है 1 और m2 का मान है 2 और x1 और x2 y1 और y2। तो देखिए जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो m1 का मान है 1, x2 का मान है हमारे पास कितना है 4 है, कितना है 4 है, और यहाँ से देखिए प्लस और m2 का मान है 2 इंटू x1 का मान है हमारे पास कितना 3 ये है। यहाँ से देखिए जो x1 का मान है हमारा कितना है -3 है, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं। बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 क्लियर। इसके बाद है देखिए m1 है हमारा 1 इंटू इसमें y2 जो है हमारा कितना है 5 है, कितना है 5 है, प्लस 2 इंटू यानी कि m2 2 है और y1 कितना हमारा 4 है, बटे में क्या आएगा 1 प्लस 2 ये आएगा, इक्वल। देखो एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4 और यहाँ से देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा -6, बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3। इधर देखिए एक को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और इस दोनों को गुणा करेंगे तो 8, 5 और 8 13 और बटे 3 है ना, इक्वल। यहाँ से देखिए क्या आएगा माइनस का, यहाँ से कितना निकलेगा -2 और बटे में 3, इधर 13 बटे 3 कुछ कटेगा ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, यानी कि जो आर के निर्देशांक है वो तो ये आ जाएंगे। तथा इसी प्रकार देखिए तथा क्या आएगा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे PS अनुपात SQ, यानी कि इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2:1, यानी कि सेम इसी तरह से होगा, लेकिन इसमें m1 और m2 के जो मान है वही हमें जो है चेंज करने हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः विभाजन सूत्र से बिंदु S के निर्देशांक बराबर देखिए क्या आएंगे। वापस ये फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देखिए m1 क्या आ जाएगा 2 इंटू और x2 हमारा 4 है, प्लस m2 इसमें 1 रहेगा इंटू ये रहेगा -3, ठीक है, बटे में 2 प्लस 1 ये आएगा। इधर क्या आएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 बटे में 2 प्लस 1 है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 आएगा, ये दोनों का -3 बटे में कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 3। इधर क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 बटे में 3। देखिए ये कितना आएगा 5 बटे 3 और ये कितना आएगा 14 बटे 3। तो ये जो है इसके निर्देशांक रहेंगे, यानी कि ये बिंदु है कौन कौन से, एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा, ये दोनों इसके जो है आंसर रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 10.2 का 11 क्वेश्चन है, देख लेना। इसके बाद ये दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो ये भी जो है आपका एक्सरसाइज 10.2 का 13वां क्वेश्चन है, वहाँ पर आप इसका जो है सॉल्यूशन देख लेना। इसके बाद देखिए आपके सेक्शन डी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पर क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। तो ये हमने आपको जो है ब्लूप्रिंट में भी बता रखा है कि इसमें आपकी जो 13वीं प्रश्नावली सांख्यिकी उससे क्वेश्चन आएगा, एक आपकी प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण उससे क्वेश्चन आएगा, एक आपकी 8वीं है त्रिकोणमिति उससे क्वेश्चन आएगा, यानी कि इन तीनों प्रश्नावली से ही क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी किताब से डायरेक्ट उठा रखे हैं, यानी कि किताब से ही, कोई भी इसमें चेंज नहीं कर रखा है। तो आप इनका सॉल्यूशन जो है आपकी किताब से देख सकते हैं।
इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपकी एक्सरसाइज 13.2 का दूसरा क्वेश्चन है, वहां से आप इसका सोल्यूशन देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये जो है आपकी एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा क्वेश्चन है, वहां से आप इसका सोल्यूशन देख लेना। और अगला क्वेश्चन है आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ये आपकी प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन है, वहां से आप इसको देख लेना। अगला है ये वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा क्वेश्चन है, वहां से आप इसका सोल्यूशन देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन जो कि आपकी त्रिकोणमिति से पूछा गया है। तो ये सिद्ध वाला क्वेश्चन ही इसमें आएगा, ठीक है। 4 नंबर में आपसे सिद्ध वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो कि 8.3 का चौथे का ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये 8.3 का चौथे का दूसरा क्वेश्चन है। सॉरी, ये 7वां क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आपकी 8.3 का जो चौथा क्वेश्चन है उसी में से ये पूछा जाएगा, और एक दो जो आपके एग्जाम्पल हैं उनमें से और इसमें से ये चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये फिक्स इसी जगह से जो है पूछा जाएगा। हर बार यहीं से ये जो है पूछा जाता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है हमारे मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन है, मॉडल पेपर 2024 का, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, और ये क्लास 10th का है। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के सारे इस मॉडल पेपर को सोल्व करें, और इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सी जगह पर किस प्रश्नावली से क्वेश्चन दिया गया है, ये सब जो है आपको देखना है। ब्लूप्रिंट हम जो है इसका बता चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, उसमें आपको सारा पेपर जो है सिस्टम समझ में आ जाएगा, और इस पेपर के अनुसार ही आपको जो है तैयारी करनी है। इसमें देखिए हमने लगभग सारे क्वेश्चन करवाए। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी किताब से डायरेक्ट उठा रखे हैं, उनको आप अपने स्तर से सोल्व कर लेना, और उसके बाद जब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो इसमें आप जो है सारा क्वेश्चन हम सॉल्यूशन वाइज आपको करवाएंगे। अर्धवार्षिक में हमने जो आपको सॉल्यूशन नहीं करवाया था, लेकिन अब जो है बोर्ड पेपर के लिए जो है आपको हम सॉल्यूशन सहित ही जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप अगर 10th के स्टूडेंट है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप जो है जरूर ज्वाइन कर लें। उस पर हम जो है सारी ये चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। अब इसका जो आपको पीडीएफ है वो भी हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको जो इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी, ताकि आप इसका सॉल्यूशन और अच्छे से जो है आप देख सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद अगर आपको इस सॉल्यूशन से संबंधित, इस पेपर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।